हादसा मुझसे देखा नहीं गया। उसी दिन हमने अपनी मल्टीनेशनल कंपनी से रिजाइन करके गार्बेज क्लिनिक को तैयार किया। सेम डे हमने रिजाइन कर दिया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मन की बात में कई बार जिक्र किया है चीज़ों को लेके, उनका जो मेन ड्रीम मिशन है स्वच्छ भारत मिशन, उसमें अगर एक गिलहरी के रूप में हमारी सहभागिता होती तो शायद देश के लिए हमारा कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है। आपने हिंदुस्तान में साइंटिस्ट सुना होगा, डेंटिस्ट सुना होगा, गायनोलॉजिस्ट सुना होगा, आपने कभी भारत के अंदर गार्बेजोलॉजिस्ट नहीं सुना होगा। तो वी पीपल आर द फर्स्ट गार्बेजोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया। हेलो सर, प्रवीण सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ, कुछ नहीं है। और कैसी चल रही है आपकी लाइफ वगैरह? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। काम वगैरह कैसा चल रहा है आपका? एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा, तो आप आज संडे कैसा रहता है आपका? संडे भी अमूमन वर्कशॉप्स होती रहती हैं, हाँ। लेकिन आज एक मीटिंग थी, जो मीटिंग पोस्टपोन हुई, तो और आपके साथ भी फॉलोअप चल रहा था काफ़ी दिन से, तो आज इस इंटरव्यू के लिए ही स्पेशल टाइम सेट करके रखा हुआ था। ओके, सो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर टाइम निकालने के लिए और हमारे साथ बैठने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपकी स्टोरी में कन्वे करना, क्योंकि आपकी स्टोरी काफ़ी इंस्पायरिंग है जो आप काम कर रहे हो, स्पेशली गार्बेज क्लिनिक का। तो थोड़ा सा बताएंगे आप गार्बेज क्लिनिक के बारे में, ये जर्नी क्या रही आपकी, कभी स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या काम करते हो आप गार्बेज क्लिनिक में? देखिए, ये कंसेप्ट है जो अंबिकापुर छत्तीसगढ़ है, वहाँ के मॉडल के ऊपर पूरा बेस्ड है। अमूमन भारत के अंदर जो अभी सामान्यतः व्यवस्था है, पूरे शहर का जो गार्बेज है, कचरा है, उसको शहर के बाहर एक जगह पे लेके जाया जाता है, तो या तो डंप हो जाता है वहाँ पे, या फिर वहीं पे उसका ट्रीटमेंट होता है। इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि जितनी डिस्टेंस ज़्यादा गार्बेज को ले जाके ट्रीट किया जाएगा, गार्बेज की कॉस्ट उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो हमारा जो सोचना है कि गार्बेज जहाँ पैदा हो रहा है, जहाँ जनरेट हो रहा है, उसके नियर बाय ही उसका बड़े ब्यूटीफुल तरीके से ट्रीटमेंट किया जा सके। तो अंबिकापुर छत्तीसगढ़ की जो तत्कालीन कलेक्टर थी, वो राजस्थान से ही हैं बेसिकली, रिपुशेन मैडम, लेकिन छत्तीसगढ़ कैडर से हैं। तो जब वो वहाँ कलेक्टर थी तो उन्होंने एक बहुत अच्छा मॉडल आदिवासी महिलाओं को इकट्ठा करके बनाया था। अच्छा। और ये भारत में अंबिकापुर मॉडल के नाम से बड़ा प्रसिद्ध हुआ। इस मॉडल को, चूँकि हम लोग अंबिकापुर के रहने वाले हैं, मेरी धर्मपत्नी हैं जो अंबिकापुर से ही हैं, तो वो इस पूरे मॉडल को काफ़ी क्लोजली ऑब्जर्व कर रही थी। और पहला जो गार्बेज क्लिनिक का एक डिसेंट्रलाइज सेंटर तैयार हुआ था, वो अंबिकापुर से ही हुआ था। एक सेकंड, सॉरी, कौन से ईयर की बात है ये? जब 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की थी, उसी साल ये ऑलरेडी शुरू हो चुका था। ओके। तब इंदौर इतना पॉपुलर नहीं हुआ था। इंदौर 2020 के बाद थोड़ा सा मार्केट में आया, लेकिन 2016 से लेके 2020 तक पूरे भारत में अंबिकापुर मॉडल पूरे देश के अंदर नंबर 1 था। ओके। तो इसी मॉडल को फिर हम लोगों ने और आगे महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में कुछ जगह, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कई जगह इसको इम्प्लीमेंट किया। अच्छा, तो अभी कहाँ पर कर रहे हैं सब काम? देखिए, एज पर द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट पॉलिसी 166 नगर पालिकाएँ हैं जो गार्बेज क्लिनिक मॉडल के ऊपर काम कर रही हैं, जिसको वहाँ पे SLRM सेंटर बोलते हैं। डिसेंट्रलाइज वेस्ट मैनेजमेंट का मॉडल है। लगभग 18 सेंटर हैं जो महाराष्ट्र में चल रहे हैं। इसके अलावा जो एक सेंटर लगभग 2018 में हम लोगों ने पूरे दिल्ली NCR क्षेत्र के अंदर नोएडा में सेक्टर 47 को जीरो वेस्ट सेक्टर बनाया था। तो सेक्टर 47 जो है नोएडा का, वो जीरो वेस्ट सेक्टर ऑलरेडी बना हुआ है, जहाँ लगभग 2000 घरों का कचरा ट्रीट होता है, और सैकड़ों मीट्रिक टन गार्बेज उन्होंने अभी तक लैंडफिल पे जाने से रोक दी। पहला भारत का इंस्टीट्यूशनल मॉडल जो है वो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ है। वहाँ पे हम लोगों ने लगभग 2019 के आसपास सेटअप किया था, जिसको कोविड में भी वो एक भी दिन के लिए बंद नहीं हुआ है। सो वो सेंटर इंस्टीट्यूशनल मॉडल के रूप में लगभग 3 से 4 मीट्रिक टन का 300 एकड़ की यूनिवर्सिटी को कवर करता है, जिसमें 15 हॉस्टल्स भी हैं और रेजिडेंशियल कैंपस है। तो इस तरीके से गार्बेज क्लिनिक की जर्नी चल रही है। तो ये जो भी आपने बताया कि कोविड में भी ये मॉडल चल रहा था मेरठ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में, तो
कोविड में कैसे आपने ऑपरेट किया, किस तरह से मैनेज किया? देखिए बिल्कुल इसमें जो हमें मेरठ का एडमिनिस्ट्रेशन है और यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया। और जो भी रिस्पेक्टिव परमिशंस थी वो परमिशंस हमारे पास थी, क्योंकि कोविड में भी हम लोगों के घर में खाना तो बनता ही था। कोविड के भी जो मेडिकल वेस्ट जनरेट हो रहा था वो भी डिस्पोज करना था। तो ये एक रीज़न था कि जो हमारे कोरोना वॉरियर्स थे या जो हमारे स्वच्छता कर्मी थे वो उन्होंने पूरे मॉडल में साथ दिया और गार्बेज लेकर अपना काम करता रहा। ओके नाइस। तो मतलब अभी भी काफ़ी लोगों का सपोर्ट भी मिलता गया और उस वक्त भी आप काफ़ी एक्टिव रहे, क्योंकि पता था गार्बेज तो अभी भी कलेक्ट हो ही रहा है, तो वो करना जरूरी था। क्योंकि अगर उस टाइम पे तो शायद ज़्यादा गार्बेज, मेडिकल गार्बेज और वो काफ़ी ज़्यादा आया होगा आपके पास, तो उसको डिस्पोज करना, टाइम पे डिस्पोज करना काफ़ी नेसेसरी था। तो बहुत ही अच्छा था। उसके अलावा मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा कि ये ट्रिगर कैसे हुआ, क्योंकि अगर आप देखो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी है हमारे आसपास हिंदुस्तान में, हर गली नुक्कड़ में प्रॉब्लम है, तो यही प्रॉब्लम आपने क्यों चूज़ की वेस्ट मैनेजमेंट की? ऐसा क्या ट्रिगर पॉइंट था आपका जो आप इस इंजीनियरिंग आप कर रहे थे उस वक्त? तो थोड़ा सा वो स्टोरी बताइए कि इधर कैसे आना हुआ आपका? नहीं, इंजीनियरिंग कर नहीं रहा था मैं, ऑलरेडी इंजीनियरिंग कर चुका था। अच्छा। एंड आई एम बेसिकली अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सो आई वाज वर्किंग विद विप्रो इन्फोटेक लिमिटेड। ओके, कहाँ पर? मैं नोएडा में पोस्ट। नोएडा में। ये कौन से सन की बात है? ये लगभग आप मान के चलिएगा, लगभग हमने टोटल जॉब जो किया है मतलब 15 साल के आसपास। अच्छा, मैं विप्रो में काम किया है और उसके बाद एक मार्केटिंग के लिए भी काम किया है, रियल एस्टेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लगभग 2018 के आसपास की बात है। मतलब अंबिकापुर में जब हम लोगों ने ये मॉडल देखा था तब सोचा था कि ये रिटायरमेंट के बाद हम लोग प्लान बनाएंगे। अच्छा। लेकिन 2018 में यहाँ पे दिल्ली में गाजीपुर करके जगह है जहाँ पे कचरे का काफ़ी बड़ा पहाड़ है। तो मैं गाजियाबाद से जब दिल्ली की नोएडा की तरफ आ रहा था तो एक पूरा का पूरा माउंटेन था, वो बारिश में कोलैप्स कर गया और उसमें कुछ लोगों की डेथ हो गई थी। लगभग 4-5 लोग उसमें मर गए थे। तो उस समय मैं NH-24 पे ही था। सो ये इंसिडेंट के टाइम पे जब जाम लगा तो सबके अंदर क्यूरियोसिटी होती, मैं भी देखने गया तो वो हादसा मुझसे देखा नहीं गया। उसी दिन हमने अपनी मल्टीनेशनल कंपनी से रिजाइन करके गार्बेज क्लिनिक को तैयार किया। सेम डे हमने रिजाइन कर दिया था। और बड़ी खुशी की बात है कि जो इस कंपनी का फॉर्मेशन करने के लिए जब चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब के पास गए, विनीत नाम है उनका। अच्छा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात पूरे देश के लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब उन्होंने हमारा मोटो समझा तो उन्होंने हमसे फीस भी नहीं ली थी। और उनका ये कहना था कि जब ये कंपनी कुछ पैसे कमाने लगेगी तब हमें आप फीस दे देना। ओके, सो मैं चैनल के माध्यम से सर की तरफ से और हम सबकी तरफ से विनीत सर जो सीए हैं उनको भी थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने इतना बड़ा सपोर्ट दिया उस टाइम पे जब शायद स्टार्ट ही करना था, तो थैंक यू। दूसरा जो एक महाराष्ट्र में कमिश्नर है डॉक्टर धनंजय जावलेकर साहब, वो बीड करके जगह है वहाँ पे, हालांकि उनका रिटायरमेंट का टाइम था वो, तब उन्होंने इस मॉडल को एंड टू एंड मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें अलाउ किया अपने ULP में। और हमने महाराष्ट्र का पहला बीड स्वच्छता मिशन ऑर्गेनिक आत्मनिर्भर मॉडल जमीन पे उतार दिया। भारत में पहली बार जो जैविक खेती करने वाले किसान हैं उनको सीधा नगर पालिका के साथ जोड़ दिया, क्योंकि भारत में जो कचरा पैदा हो रहा है वो लगभग 60% कचरा वो है जो किसानों को चाहिए, फार्मर्स को चाहिए, जिसको हम गीला कचरा बोलते हैं। लेकिन फार्मर उसको एज इट इज कचरे के रूप में नहीं लेगा, उसको हाई क्वालिटी का रिच न्यूट्रिएंट्स वाला कंपोस्ट चाहिए। आज कोविड के बाद हर माँ अपने बच्चे को ऑर्गेनिक फल और सब्जी खिलाना चाहती है। आप भी अपने फैमिली को ऑर्गेनिक फल और सब्जी खिलाना चाहते हो, लेकिन अगर हम अपने मोहल्ले गली में नज़र डालें, अपने शहर में नज़र डालें, तो कहीं पे भी आपको जैविक फल और सब्जी की दुकान नहीं मिलेगी। यानी भारत के अंदर डिमांड है, सप्लाई नहीं है। अगर उस क्वांटिटी में जितनी भारत को ज़रूरत है ऑर्गेनिक फल और सब्जियों की,
उतनी क्वांटिटी में भारत के अंदर जैविक खाद पैदा करने वाली फैक्ट्रियां नहीं है। हाँ। सो पहली बार हमने आज भी मैं धन्यवाद देता हूँ कलेक्टर साहब IAS ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश कैडर के, उनकी पोस्ट महाराष्ट्र कैडर के हैं, आस्तिक पांडे साहब, आस्तिक पांडे जी वो कलेक्टर थे बीड में। तब हमें वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केटिंग कंपनी करके जगह होती है जहाँ पे किसान अपना सामान बेचने आता है। अच्छा। तो हमें वहाँ पे उन्होंने जैविक खाद बनाने की फैक्ट्री लगाने की परमिशन दिलवा दी। यानी अगर हम भारत के अंदर ग्राम पंचायत, नगर पालिका लेवल पे जैविक खाद बनाने की फैक्ट्रियां लगाने की बात करते हैं जहाँ पे गीला कचरा एज ए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होता है, तो हमारे कच्चे माल की भी समस्या खत्म हो जाती है और एक हम ऐसा प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं जिसकी आज भारत को जरूरत है। तो इस तरीके से 60% कचरे को। तीसरा जो इस पूरे मॉडल के अंदर, गार्बेज क्लिनिक मॉडल के अंदर एक इनोवेटिव आइडिया हमने इम्प्लीमेंट किया था, वो सक्सेस स्टोरी हमने पिक की थी लिज्जत पापड़ से, अमूल दूध से। ये 2 सक्सेस स्टोरीज हैं। तो हमने ऐसी महिलाओं का चयन किया जो अंडर प्रिविलेज हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं या विडो हैं, उनकी हमने लिज्जत पापड़ काइंड ऑफ स्वच्छता मिशन ऑर्गेनिक सहकारी समिति का गठन किया महाराष्ट्र सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत। और यही कोऑपरेटिव सोसाइटी डोर टू डोर गार्बेज का कलेक्शन करती है, उसका ट्रांसपोर्टेशन करती है, उससे कंपोस्ट तैयार करती है, उसको बेचती है। और वो किसान जो ये कंपोस्ट खरीदते हैं उनका ऑर्गेनिक फल और सब्जियां हम लोग इन्हीं महिलाओं के माध्यम से उन घरों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो लोग हमें गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग करते हैं। इस तरीके से पूरी की पूरी एक इको साइकिल डेवलप। ओके, तो अभी आपने बोला गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग आप कलेक्ट करते हो, तो जैसे मैंने देखा कि गवर्नमेंट भी ये चीज़ कर रही है, सूखा कचरा गीला कचरा अलग अलग कलेक्ट कर रही है और आप भी कर रहे हो। दोनों मॉडल में डिफरेंस क्या है कलेक्ट करने में, या दोनों आप साथ में कर रहे हो या फिर आप उनसे कचरा लेते हो या आप उनसे लेते हो? तो ये थोड़ा सा देखिए, जो गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट ही पॉलिसी बनाती है, जो काम गवर्नमेंट का है उसी के लिए हम लोग फैसिलिटेट करते हैं ऑन ग्राउंड लेवल पे। गवर्नमेंट जाके तो घर घर से कचरा लेगी नहीं। सो गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है उसको स्ट्रेंथन करने का काम जो है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से किया जाता है। और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल 2016 गवर्नमेंट ने तैयार किए हैं, उनको हम कैसे एम्पावर करें ग्राउंड लेवल पे, उसकी एक माइक्रो प्लानिंग करते हैं। दूसरा, इसमें नागरिकों की सबसे बड़ी सहभागिता होती है, जो सिटीजन्स हैं, क्योंकि सिटीजन जब तक इस पूरे मॉडल के साथ नहीं जुड़ेंगे, सोर्स पे सेग्रीगेशन करके वेस्ट नहीं मिलेगा, तो वो सेकंड लेवल का सोर्स सेग्रीगेशन हो नहीं सकता। एक बार कचरा मिक्स हो गया और क्वांटिटी में आ गया, फिर उसको अलग अलग करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हम जो सजेस्ट करते हैं, लगभग 50,000 या 1 लाख की पॉपुलेशन के ऊपर एक गार्बेज क्लिनिक बनाएं, ताकि उसकी मॉनिटरिंग और उसका कंट्रोल, उसकी माइक्रो प्लानिंग इजीली जमीन पे उतारी जा सके। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा विजन है कि इतने छोटे समूह के लिए अगर एक क्लिनिक बन जाएगा तो आई गेस बहुत सारे क्लिनिक बन जाएंगे और बहुत सारे हमारे पास ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो कंपोस्ट है वो भी अवेलेबल होंगे, बहुत सारे ऑर्गेनिक फूड और ऑर्गेनिक फ्रूट्स भी अवेलेबल होंगे। बिल्कुल, ये एक ऐसा मॉडल है जो ग्रामीण क्षेत्र को अर्बन के साथ कनेक्ट करता है, और ये गाँव में भी काफ़ी जॉब की अपॉर्चुनिटी, काफ़ी काम की अपॉर्चुनिटी पैदा करेगा आई गेस, जो वहाँ पर नहीं है अभी। एक गार्बेज क्लिनिक जो लगभग 50,000 पॉपुलेशन को टारगेट करता है, वहाँ लगभग 300 से 400 महिलाओं को रोजगार उपलब्ध होता है। और परोक्ष रूप से जो इसके अंदर ड्राई मटेरियल निकलता है, उसमें अलग अलग टाइप के जो स्क्रैप डीलर्स होते हैं उनको एम्पावरमेंट मिलती है, या जो लोग स्क्रैप डीलर का काम कर रहे हैं उनको भी नेक्स्ट लेवल के कौन से ऐसी फैक्ट्रीज लगाई जा सकती हैं जहाँ से इस ड्राई मटेरियल को फर्दर प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट किया जा सके। लाइक जैसे हमारे पास आज भारत के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है वो है MLP की। MLP जिसको हम कुरकुरे के या चॉकलेट के रैपर्स बोलते हैं, ये जिसको जो सड़क पे कचरा बीनने वाला रैक पिकर है वो पिक नहीं करता, उठाता नहीं है, सिंगल यूज पॉलीथीन है।
ये सबसे बड़ी समस्या ये सबसे है। बड़ी समस्या। हल्दीराम के पाउच हैं, कई बार नमकीन के पाउच हैं। ट्रेन भी किया गया लेकिन वो वापस से हाँ, वो ज्यादातर समंदर में जा रहा है। सबसे बड़ी बात है इनका अल्टरनेटिव नहीं है हमारे पास। अल्टरनेट नहीं था, हाँ। नालियों में जा रहा है, तो हाँ। इसको कलेक्ट करके हाँ। और इस MLP या सिंगल यूज प्लास्टिक से जो प्रोडक्ट ये है क्या बनेगा सर? ये क्या है? ये ट्रे। ये ट्रे है नॉर्मल, आप किसी को पानी देना है या अच्छा। ड्राई फ्रूट्स रखने हैं। ओके। इनफैक्ट इसमें आप दीपावली जी का जो गिफ्ट है गिफ्ट है। वो भी पैक करके, यानी इट इज आई ओपनर टू ऑल द व्यूअर्स। स्ट्रॉन्ग है सर। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, यानी आप इसमें बाकी ट्रे से काफी स्ट्रॉन्ग है, नॉर्मल ट्रे जो आती है उससे तो। आप इसमें दीपावली की मिठाई को पैक करके हाँ। होली में अलग अलग जो बहुत आइटम्स हैं मिठाई और कलर देके आप इसको एज ए गिफ्ट पैक के रूप में लोगों को दे सकते हैं। और ये एक संदेश है कि जो गार्बेज, जो कचरा हमारे लिए बेकार था या प्रकृति के लिए नुकसानदायक था, उसको हम वैल्यूएबल गिफ्ट आइटम के रूप में तैयार करके दोबारा से प्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है वेस्ट को यूज करने का भी, और दूसरों को मतलब संदेश देने का भी कि अगर हमने जो आपको गिफ्ट दिया एक बार चेक कीजिए वो गिफ्ट क्या है। वो गिफ्ट जो बना है, ट्रे जो बनी है वो एक वेस्ट मटेरियल से बनी, तो लोगों में भी अवेयरनेस फैलेगी। बिल्कुल, लगभग 60% जो गीला कचरा है वो भी एज ए गिफ्ट आइटम हम कंपोस्ट के रूप में अगर अपने लोगों को गिफ्ट करना चालू कर देते हैं तो एक कनेक्ट बनता है। प्लांट देने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं कि आप पहले बुके देते थे, अब आप उनको प्लांट दीजिएगा एक दूसरे को। सो इन द सिमिलर वे वी आर एक्सटेंडिंग द सेम थिंग कि आप कभी किसी के पास जाते तो आप उसको 1 किलो का पैकेट कंपोस्ट का दे दीजिएगा, ताकि उसके सराउंडिंग में जो प्लांट्स लगे हुए हैं उनमें नया जीवन मिले और उनको भी एक टॉनिक की जरूरत होती है, वो नरिश हो जाए। हाँ बिल्कुल, तो अगर घर में प्लांट्स भी लगे हैं दूसरे तो उनको भी आप नरिशमेंट कर सकते हो बिल्कुल। ऑर्गेनिक कंपोस्ट के थ्रू। बहुत ही अच्छा चीज कर रहे हैं सर आप। एक मैसेज जाता है कि आप अगर गीला कचरा सेग्रीगेट करेंगे तो कोई आपको गिफ्ट पैकेट लाके देगा कंपोस्ट का। तो ये बहुत ही मतलब आई वंडर कि ये थॉट, ये सोच आना ही मतलब बहुत बड़ी बात है कि तो ये आया कहाँ से, मतलब ये कंपोस्ट बनाने का आइडिया कहाँ से आया और इस कॉन्सेप्ट कहाँ से निकला? ये कहीं सीखा आपने या कहीं मतलब ट्रेनिंग वगैरह ली इसकी क्या? देखिए, कंपोस्ट बनाना कोई रॉकेट साइंस काम नहीं है। Okay. ये हमारे गांव में किसान भाई ऑलरेडी अपने गांव में बनाते रहते हैं। बनाते हैं। लेकिन जब हम मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो हमारे पास ना इतनी जगह होती है, लोगों में अवेयरनेस का भी लेवल होता है, तीसरा लोग बिजी भी बहुत ज़्यादा है, किसी के पास टाइम नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक जो हमारी टीम है, बिकॉज बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का था, नॉलेज इंजीनियरिंग की है, मेरी जो पत्नी है वो फैशन डिजाइनर हैं, तो हमने ऐसे कंपोस्टर्स डिजाइन किए हैं जिसमें फैशन डिजाइनिंग का भी तड़का लगा हुआ है, इंजीनियरिंग का भी तड़का लगाया हुआ है, और नेचुरल टाइप के हमने एरोबिक कंपोस्टर्स डिजाइन किए जिसको आप किसी भी सोसाइटी में लगा सकते हैं। और लगभग 50 हाउसेस से लेके किसी भी मोहल्ले से लेके लगभग 25,000 50,000 पॉपुलेशन तक के लोगों का कचरा उसके अंदर निस्तारण होगा। और सबसे बड़ी बात, जो लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि बदबू आएगी, स्मेल आएगी, वहाँ पे कीड़े मकोड़े आएंगे, ये सारी चीज़ें नहीं होती उसके अंदर, कोई स्मेल नहीं आती है। ब्यूटीफुल तरीके से सोसाइटी के कॉर्नर में आप उसको रख सकते हैं और उससे जो बनने वाला कंपोस्ट है वो आपकी सोसाइटी, वार्ड, मोहल्ले में ही इस्तेमाल में आ जाता है। अच्छा, तो मतलब आप कंटेनर रखते हो सोसाइटीज में, है ना? वहाँ पर वो लोग जाएंगे अपना वेस्ट जो कचरा है वो जो सोसाइटी का कचरा कलेक्ट करने वाला है, इससे क्या होगा कि वो कचरा 20 किलोमीटर दूर नहीं जाएगा, तो वहीं के वहीं पर वो कन्वर्ट हो जाएगा कंपोस्ट में। बिल्कुल। जो डिसेंट्रलाइज का हमने जो कंसेप्ट बताया कि अगर मान लो सोसाइटी में नहीं है, सोसाइटी का गार्बेज कहीं लेके जाना है, तो फिर गार्बेज क्लिनिक इस तरीके से डिजाइन किया जाता है जो हम लोग करते हैं, जहाँ लोग, वो इतना खूबसूरत होता है स्वच्छता प्रेरणा उद्यान के, जहाँ लोग अपने परिवार के साथ लंच भी कर सकते हैं और डिनर भी कर सकते हैं। ये हमारा कमिटमेंट लेवल है जो हमने किया है। ऐसे कचरा घर हैं जहाँ लोग, थॉट प्रोसेस हमारी है जैसे डोमिनोज पिज्जा है, KFC's है, रिलायंस फ्रेश है, हनी मनी टॉप है, इस टाइप के गार्बेज क्लिनिक भारत के अंदर तैयार हों, और जो हम लोगों ने किए भी है, डिलीवर भी किए हैं। ओके, तो मतलब वहाँ पर आप ये चाह रहे कि जो कचरा घर है जहाँ पर हम कचरा वगैरह इकट्ठा करते हैं, लोग वहाँ पर
डिनर भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे गार्बेज भी प्रोसेस हो रहा है, और ये 21वीं सदी के कचरा घर है, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, तो जो गार्बेज क्लिनिक है वो ये तो 21वीं सदी का कचरा घर जिनको है। बोलते हैं ना स्मार्ट गैजेट, तो ये स्मार्ट कचरा घर है एक तरह से। थॉट प्रोसेस ये है कि पहले जब हॉस्पिटल होते थे, हाँ। ये हमारे पुराने स्कूल्स हैं, हाँ। तो धीरे धीरे जब सारी चीजों का ट्रांसफॉर्मेशन होता जा रहा है, होता जा रहा है। पहले सरकारी हॉस्पिटल अलग टाइप के थे, फिर फोर्टिस आया, फिर अपोलो हॉस्पिटल आया, हाँ। तो अगर इस डायरेक्शन में चीजें इंप्रूव हो रही है, तो कचरा घर के डायरेक्शन में भी तो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। बिल्कुल सर, तो होना ये चाहिए। सोच के साथ, बिल्कुल। और फिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मन की बात में कई बार जिक्र किया है चीजों को लेके, उनका जो मेन ड्रीम मिशन है स्वच्छ भारत मिशन, उसमें अगर एक गिलहरी के रूप में हमारी सहभागिता होती तो शायद देश के लिए हमारा कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है। सर बहुत ही अच्छा सोच और बहुत ही अच्छा विजन है आपका कि आप ये कर रहे हो। और क्योंकि जनरली प्रॉब्लम तो सब जगह देखते हैं, लेकिन इस तरह से सोचना कि कचरे घर को स्मार्ट कचरा घर बनाना, क्योंकि देखे तो आजकल हॉस्पिटल वगैरह गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी स्मार्ट हो चुके हैं। बिल्कुल काफी स्मार्ट हो गए। जो फैसिलिटीज पहले नहीं मिलती थी हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, वो आजकल हमें मिल रही है। जैसे मशीनों टेक्निकल अगर हम चीज़ें बात करें, सिटी स्कैन मशीन हो गई या एक्सरे मशीन हो गई, पहले नहीं मिलती थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, लेकिन आजकल वो अवेलेबल है। तो वो चीज़ आपने यहाँ पर हमने जिन अंडर प्रिविलेज वुमेन्स को हमारा ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, गोल सेटिंग और ओरिएंटेशन का जो प्रोग्राम होता है, उन महिलाओं को हमने उस टाइप से इक्विप्ड किया, उस टाइप के ड्रेसेस और सेफ्टी इक्विपमेंट्स दिए। उनकी जो ड्रेसेस हैं वो उन टाइप की ड्रेसेस हैं जो एयर इंडिया की एयर होस्टेस पहनती है। अगर आप लोग हमारे गूगल चैनल पे जाके देखेंगे, यूट्यूब चैनल पे जाके देखेंगे, तो आप पाएंगे कि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो इस लेवल का कॉन्फिडेंस डेवलप उनके अंदर हुआ कि वो किसी भी मिनिस्टर को, किसी भी आईएएस ऑफिसर को ट्रेनिंग देने में सक्षम है। ओके, उनको आप लोग ट्रेनिंग कहाँ देते हैं? उनको ट्रेनिंग उसी जगह पे जहाँ पे हम लोग इस सब चीज़ों का डेवलपमेंट करते हैं। प्लांट है आपका, कहाँ का प्लांट है आपके जैसे दिल्ली में? यहाँ नियर बाई प्लांट हमारा मेरठ यूनिवर्सिटी के अंदर है। ओके। दूसरा प्लांट है जो हम लोग खुद रन नहीं कर रहे हैं, लेकिन सेक्टर में नोएडा में सेक्टर 47 है, जो हमने तैयार करके और वहाँ के RWA को, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को हैंडओवर कर दिया था। ओके, ये क्या होता है? ये ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी जो होती हैं, ओके। वो लोग भी उसको चला रहे हैं। और सक्सेस स्टोरी ये है कि पिछले लगभग 4 साल से, 2019 से वो प्लांट चल रहा है नोएडा वाला। ओके। उसमें 10 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है, जो डोर टू डोर कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, सेग्रीगेशन का काम करते हैं, और केवल उनकी आजीविका का सृजन सूखे कचरे से हो रहा है। मतलब वो ऑर्गेनियम जो उनको प्राप्त हो रहा है वो केवल सूखे कचरे से मिलता है, उसके एवज में वो पूरे प्लांट को रन करते हैं, उनको अलग से सैलरी की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो मतलब वहाँ पर आप एक तरह से एम्प्लॉयमेंट 10 लोगों का एम्प्लॉयमेंट पिछले 4 साल से, वो खुद एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में घुस चुके हैं। बिल्कुल। साथ के साथ वो काम वो भी सारे करते के हैं। सारे 10 लोग आत्मनिर्भर हैं आत्मनिर्भर। पिछले 4 साल से। ओके। 2000 घरों का कचरा जो लैंडफिल पे नहीं गया है, उसकी केस स्टडीज भी हैं। ओके। गीले कचरे से जो कंपोस्ट बना रहे हैं, उस कंपोस्ट की रिक्वायरमेंट इतनी है कि आसपास के बाकी सेक्टर्स के लोग वहाँ पे नोएडा में कंपोस्ट खरीदने जाते हैं। ओके। इवन हमें खुद अभी हमारा कुछ ऑर्डर था बाहर का, तो हमें कंपोस्ट की ज़रूरत पड़ी, तो उनके पास कंपोस्ट की अवेलेबिलिटी थी नहीं। तो इतना डिमांड है मतलब कंपोस्ट का? डिमांड है, आपको उसका मार्केट ढूंढना पड़ेगा। कई ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि जी कंपोस्ट बिकती नहीं है, बिकॉज आपको मार्केट प्लान करना पड़ेगा, उसकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी पड़ेगी, लोगों को जोड़ना पड़ेगा। पहले सबसे पहले तो अवेयर करना पड़ेगा। अवेयर करना। लेकिन इस चीज़ को लेकर अभी तक अवेयरनेस काफ़ी कम है। अवेयरनेस कम है, इसलिए बिल्कुल अवेयरनेस कम है, लेकिन धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है। अच्छा, इसके अभी दिल्ली और ये नोएडा के अलावा कहाँ का और किसी शहर में अभी तक गए हैं आप? महाराष्ट्र में लगभग हम लोगों ने 18 के आसपास सेक्टर्स तैयार किए हैं। अगर आप पुणे से अहमदनगर हाईवे पे जाएंगे, तो वहाँ एक काफ़ी बड़े बिजनेसमैन है, प्रेम प्रकाश धारीवाल, उनका एक ऐड भी आता है, ऊंचे लोग ऊंची पसंद माणिक शर्मा, ये उनके का ऐड आता है। तो वो वहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष हैं। वहाँ पे हमने स्वच्छता प्रेरणा उद्यान तैयार किया है। ओके। और भारत में पहली बार तकरीबन 3 से 4 हज़ार महिलाओं का हल्दी कुमकुम का एक प्रोग्राम हमने कचरा घर के ऊपर ही किया था।
अच्छा, ये क्या प्रोग्राम था, थोड़ा सा बताइए ये इसके बारे महाराष्ट्र में। का बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम होता है हाँ। जिसमें महिलाएं अपने 16 श्रृंगार करके पूजा अर्चना करती हैं। हाँ। सो वो कचरा घर इतना खूबसूरत कर दिया था कि उस जगह पे भी हमने एक प्रोग्राम किया ऑर्केस्ट्रा का। ओके सो दिस इज ए काइंड ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम। ओके और अलग अलग जगह है, शिरूर है और आपका बीड है ओके और आपका अभी बारामती के लिए भी प्लान चल रहा है। सो कल्याण है मुंबई का। सो इस सारी जगह पे हम लोग- ओवरऑल कितने प्लांट्स हैं अभी तक जो लग चुके हैं? देखिए, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो छोटे बड़े टोटल प्लांट लगा के लगभग मान के चलिए 200-250 प्लांट हम लोग ऑल ओवर इंडिया 200-250 प्लांट लगा चुके हैं सॉरी। तो उस और ये 200-250 प्लांट कितने हाउस होल्ड्स का कचरा सेग्रीगेट ये करते हैं? डिपेंड करता है। कई लोगों की रिक्वायरमेंट 100 हाउसेस की होती है, कई लोगों की सोसाइटीज के अंदर भी होते हैं, कई बल्क वेस्ट जनरेटर की भी होती है। ओके ऐसे लोग जिनका कैंपस साइज 5000 मीटर से बड़ा है ओके या उनका प्रतिदिन जो निकलने वाला कचरा है वो 100 किलो से ज़्यादा है, 100 केजी से ज़्यादा है, ओके भारत सरकार की गाइडलाइन और स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से उनको बल्क वेस्ट जनरेटर की कैटेगरी में रखा गया है रखा गया। और उनको अपना कचरा खुद ही अपने कैंपस में ख़त्म करना होता है। ओके तो उसके लिए ये बहुत अच्छा और आइडियल सॉल्यूशन है। Ideal solution, वो लोग बिल्कुल। इसको अपने सिस्टम को डिजाइन करके अपने कैंपस में लगा सकते हैं। हाँ implement कर सकते हैं। तो ये तो ही कुछ 200-250 प्लांट हाउस होल्ड मतलब प्लांट्स की बात। अगर हम बात करें ओवरऑल इंडस्ट्री की, तो ओवरऑल इंडस्ट्री कितनी बड़ी है ये वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री? अगर हम बात करें ऑल ओवर इंडिया में, बड़ी की बात नहीं करते हैं, ऑल ओवर इंडिया में लगभग कितना बड़ा मार्केट साइज होगा इसका? देखिए, भारत के अंदर अभी जैसे जिस तरीके से चीज़ें निकल के आई हैं कि अब हमने शायद चीन को भी छोड़ दिया और दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री हमारी बन गई है। हाँ। और जब व्यक्ति ज़मीन पे आता है, मतलब बच्चे से लेके जब तक उसकी लाइफ ख़त्म नहीं होती तब तक वो कचरा ही पैदा करता है। बिल्कुल सही। तो जिस तरीके से कंज्यूमेबल आइटम की या उसके खाने के लिए रिक्वायरमेंट है, नीड है, उसी तरीके से जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसकी नीड है। तो अभी भारत के अंदर इसकी अपार संभावनाएं हैं क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी, हमारा पैदा होने वाला कचरा ही इतना ज़्यादा है। तो उस हिसाब से अगर इसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में भी यूथ को यूथ इसको देखता है तो ये कभी ना ख़त्म होने वाली जर्नी है और इस पर काम किया जा सकता है। यूथ को इसमें क्योंकि इसमें जैसे आप की भी जर्नी में देख रहा था, आप डेटा एनालिस्ट हैं, तो इसमें हर टाइप के लोगों की ज़रूरत है। एक इंडिविजुअल रैक पिकर से लेके यूथ, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी प्रोफेशनल्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, इनोवेशंस, कोऑपरेटिव सोसाइटी कल्चर, समाज सेवी, सोशल इंजीनियरिंग वाले लोग, तो हर डोमेन के लोगों की इस पूरे के पूरे मॉडल्स के अंदर ज़रूरत है। और जिस तरीके से अब देश हमारा फार्मिंग की तरफ जा रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रहा है, तो चीज़ें और अच्छी निकल के आएगी और प्रोग्राम भी स्ट्रेंथन होगा और कहीं ना कहीं हमारी जो जीडीपी है देश की, उसमें वेस्ट का भी आने वाले टाइम में बहुत बड़ा योगदान होगा। बिल्कुल लग रहा है अगर इस तरह से अगर लोग इसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की तरह अगर देखें तो विश्वास उनका इनकम जनरेट होगा। इनकम जनरेट होगा तो जो सबसे बड़ी हमारी हिंदुस्तान की प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने काफी तक इसी चीज को एड्रेस किया है कि हमारे लिए जो कंचन, बल्कि हमारे एक केंद्रीय मंत्री है नितिन गडकरी साहब, उनका तो ये सबसे पसंदीदा विषय है। वो हमेशा कचरे से कंचन की ही बात करते हैं। तो हमारे लिए नितिन गडकरी साहब और नरेंद्र मोदी जी एज ए रोल मॉडल हैं और उन्हीं की वजह से शायद हमारे अंदर इंस्पिरेशन आती है कि हम चीज़ों को आगे बढ़ाने की दिशा में रोज नई नई चीज़ें सोचते हैं और हमारी टीम उसको जमीन पर उतारती है। अच्छा, बहुत अच्छा। तो अगर मैं बात करूँ, जैसे हम बात कर रहे थे यूथ को इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, करना चाहिए, तो मुझे एक बार सोचने से लेकर स्टार्ट करने तक का पूरा प्रोसेस समझाएंगे कि अगर जैसे अगर कोई देख रहा हो उसके दिमाग में आए कि मुझे करना है स्टार्ट, तो क्या क्या प्रोसेस होता है उसका स्टार्ट करने का। तो अगर वो प्रोसेस अगर आप समझा सके तो उनको आसानी रहेगी। अगर वो स्टार्ट करना चाहे तो डायरेक्टली एक्शन ले सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए।
देखिए तो पहले वो तो एक बार- इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये देखना होगा कि आप कौन सी जगह पे इस काम को शुरुआत करने के बारे में सोच रहे ठीक हैं। है। तो एक जनरल सर्वे आपके पास होना चाहिए, वहाँ क्वांटम ऑफ गार्बेज कितना जनरेट हो रहा है, कितनी पॉपुलेशन है, वहाँ का माइंडसेट क्या है, वहाँ अवेयरनेस लेवल क्या है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आप जब लेके अपना एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार करें, ठीक है। फिर उस प्लान ऑफ एक्शन के हिसाब से आपको बजटिंग करनी होगी ओके। कि लगभग इसमें क्या क्या इक्विपमेंट लगेगा, कहाँ पे जगह होगी। जगह अगर आपके पास प्राइवेट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको गवर्नमेंट से अप्रोच करना पड़ेगा, वहाँ की नगर पालिका से ओके। या ग्राम पंचायत से, हाँ, या महानगर पालिका से भी आप बात कर सकते हैं। इसकी में गीले कचरे को निपटाने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं। ओके। कोई बायोमिथेनाइजेशन पे भी जा सकता है, कंपोस्टिंग पे भी जा सकता है, एरोबिक कंपोस्टिंग पे भी जा सकता है, मतलब ये साइंस थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। बिल्कुल। इसके बाद इसकी अगर आपको कहीं से सेल्फ फंडिंग है तो ठीक है, अगर नहीं है तो जैसे अगर आपको लोन चाहिए तो आपको उसकी डीपीआर बनानी पड़ेगी, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ओके। आपको अपना प्रोजेक्ट दिखाना पड़ेगा, तो आप वो प्रोजेक्ट दिखा सकते हैं। उसके बाद आपको गार्बेज का कलेक्शन करवाना होगा। कलेक्शन करा के आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी जहाँ पर वो आप उस गार्बेज को लेके आएंगे, ओके। फिर उसको फर्दर अलग अलग ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट करने के बाद आपको उनके लिए जो रिक्वायर्ड वेंडर्स हैं, उन वेंडर्स के साथ आपको अपने आप को चैनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, थोड़ा सा इसमें अंदर जाते हैं। अगर एक टाउन है, हमारे टाउन का एग्जांपल लेते हैं, ग्राम पंचायत है, 15 से 20 हज़ार की पॉपुलेशन है ना, और लगभग हर घर में कचरा होता है, और हर घर में कचरा जो निकलता है वो रोड पे जाता है। अभी कोई भी एक प्रॉपर मीडियम नहीं है, तो आते हैं कचरे वाले, ऐसा नहीं कि गाड़ी नहीं आती, वो गाना बजाते रहे, है ना, बट स्टिल इतना नहीं है कि वो सब लोग अवेयर हों या सब लोग उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। कोई भी वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर इतना अवेयर नहीं है, इतना सीरियस नहीं है। अब उसे ठीक है, डाल दिया यहाँ पर, डाल दिया वहाँ पर, डाल दिया। तो अगर इस तरह की पॉपुलेशन की बात की जाए, 15 से 20 हज़ार का टाउन है, वहाँ पर ग्राम पंचायत है, तहसील भी है, सब कुछ है ना, लोग पढ़े लिखे भी हैं, इसी बात की। तो अगर उनका लोगों के पास इन्वेस्ट करने, ऐसे लोग भी हैं जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, बैंक भी है, लोन भी दे सकते हैं। तो अगर इस तरह का अगर अपने पास सिनेरियो है, तो वो क्या प्रोसेस रहेगा, अगर वो वहाँ पर अगर कोई करना चाहे तो उसके लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, कितना बजट रहेगा, और किस तरह से चैनलाइज वो कर सकता है अपने स्क्रैप डीलर्स के साथ। तो अगर आप उस पर थोड़ा सा बता सकते देखिए, ये वहाँ पे लोकल ही सर्वे करके चीज़ें निकल सकती हैं, क्योंकि एक रफ आइडिया तो आपको मिल सकता रफ है। आइडिया बिल्कुल वही चाहिए मुझे। क्योंकि वहाँ पे जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, वहाँ लेबर कॉस्ट क्या है, हर जगह की लेबर कॉस्ट अलग अलग होगी। ठीक है। तो भी एक आपको स्ट्रक्चर चाहिए होगा, छोटी मोटी मशीन चाहिए होगी कंपोस्ट की। अगर कंपोस्ट की मशीन नहीं चाहिए तो आप जो तो मशीन ट्रेडिशनल कहाँ मैकेनिज्म है, मशीन का मिलती है? मशीन आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। अच्छा। जेम पे भी हैं, आपका अमेजोन पे भी मिलती हैं, ओके। और मार्केट में भी मशीन मिल जाती है। अगर आपको मशीन के थ्रू नहीं करना तो जो ट्रेडिशनल तरीका है खाद बनाने का, कंपोस्ट बनाने का, आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे खाद बनाने के, कंपोस्ट बनाने के। उसके अलावा जैसे वहाँ पर तो जैसे गार्बेज कलेक्ट करने का भी एक बड़ा चैलेंज है, तो क्योंकि वहाँ सोसाइटीज़ तो है नहीं, जैसे अपने यहाँ पर है, तो वहाँ हम कंटेनर लगा नहीं सकते सोसाइटीज़ में, तो वहाँ घर घर जाकर कलेक्ट करना होगा। तो जैसे अभी आपके पास एक अच्छा कॉन्सेप्ट ई रिक्शा को एम्बुलेंस में कन्वर्ट किया, उसके बारे में थोड़ा बताएं, कैसे आइडिया आया वो और कैसे कन्वर्ट किया? देखिए, अगर आपको परिवर्तन लाना है, हाँ। परिवर्तन सबसे पहले आता है 2-3 चीज़ों से। सबसे पहले जो चेंज या सोच डेवलप होती है वो चीज़ों को देखने से होती है। ओके। आप किस चीज़ को देखते हैं उसकी आपके दिमाग में इमेज बनती है। इमेज अगर एक गाड़ी जा रही है और उसके ऊपर कचरा गाड़ी लिखा हुआ है तो इमेज दिमाग में छपेगी, बनेगी, वो कचरा गाड़ी की बनेगी। आज जब चीज़ों में बदलाव आने लगा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अगर मैं अपना जो सेंटर है वहाँ पे सीधा कचरा घर लिख देता हूँ, तो जो भी बच्चे निकलेंगे वहाँ से, जो भी जेंट्री निकलेगी, जो लोग भी निकलेंगे, वो देखेंगे कचरा घर है, तो वो ऑब्वियसली रुमाल उठा के नाक में लगा के निकलेंगे। अगर मैं उसको बड़े सुंदर से पार्क के रूप में डेवलप करता हूँ और उसके ऊपर गार्बेज क्लिनिक लिखता हूँ और उसके अंदर जो सिस्टम है वो उसी टाइप का सिस्टम डिप्लॉय करता हूँ जैसा एक नर्सिंग होम के अंदर होता है, उसी
टाइप की इनोवेटिव मशीन्स रखता हूँ कचरे को निपटाने के लिए, उसका उसी टाइप से ऑपरेशन करता हूँ जैसे एक डॉक्टर करता है। और जो कचरे में काम करने वाले लोग हैं उनकी ट्रेनिंग ही इस तरीके से देता हूँ, उनका ट्रांसफॉर्मेशन कि दे आर डूइंग ऑपरेशन, वो एक ऑपरेशन कर रहे हैं ना कि वो कचरे को ट्रीट कर रहे हैं। तो इस सोच को जब इस पूरे सिस्टम के साथ जोड़ा जाता है तब कंसेप्ट गार्बेज एम्बुलेंस का भी आता है कि जो गाड़ियाँ गार्बेज को कलेक्ट करके लेके आ रही हैं, अलग अलग कंटेनर में लेके आ रही हैं, गीला अलग लेके आ रही हैं, सूखा अलग लेके आ रही हैं, डोमेस्टिक हेजार्डस अलग लेके आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट अलग लेके आ रही हैं। उसके अंदर आज जहाँ भारत के अंदर लोग गीले और सूखे कचरे पर अटके हैं, हमारी गाड़ी में 6 कंटेनर्स, 6 कौन से 4 तो आपने बता दिए। हाँ, उसमें आ जाता है डोमेस्टिक हेजार्डस, एक आ जाता है हगीज और सैनिटरी पैड्स के लिए, एक आ जाता है आपका बायोमेडिकल वेस्ट के लिए, कभी इंजेक्शन है, किसी के घर में कॉटन्स वगैरह है, इंजरी हो जाती है, मास्क हो जाता है, कोविड का सामान है, ग्लव्स होते हैं, तो ये सामान आ जाता है। तो इस तरीके से जब ये मटेरियल हमारे सेंटर में आता है तो उसका अगेन माइक्रो लेवल पर सेग्रीगेशन करना आसान होता है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, है ना। तो इस तरीके से, और अगर आप इसके छोटे छोटे मॉडल्स अगर अपने किसी गांव में किसी शहर के अंदर छोटा सा भी मॉडल बनाएंगे तो ये उस शहर के लिए रोल मॉडल बनेगा। और जब आपका रोल मॉडल बनेगा तो लोग आपके पास चल के आएंगे, आपको किसी जगह, बिकॉज यू विल बी द ब्रांड फॉर योर ओन सिटी। और यही काम करने का गार्बेज क्लीनिंग काम करती है। आपने हिंदुस्तान में साइंटिस्ट सुना होगा, डेंटिस्ट सुना होगा, गायनोलॉजिस्ट सुना होगा, आपने कभी भारत के अंदर गार्बेजोलॉजिस्ट नहीं सुना होगा। So we people are the first garbageologist of India. गार्बेजोलॉजिस्ट। हाँ, सही प्रोनाउंस करें? बिल्कुल। तो लोगों को प्रोनाउंस करने में भी दिक्कत हो सकती है क्योंकि नई चीजें हैं, ट्रेंड आने में टाइम लगता है। एक बड़ा पॉपुलर गाना है इंडिया के अंदर, गाड़ी वाला आया घर से कचरा लेकर। सो वी आर द प्रोड्यूसर ऑफ दैट सॉन्ग। ओके। इनफैक्ट उसमें जो बंदा आदमी गाड़ी चला रहा है, कचरे की गाड़ी चला रहा है, वो मैं खुद ही चला रहा हूँ। अच्छा, जो एडवर्टीजमेंट में जो गाड़ी चला रहे हैं, हाँ, जो उसका आप यूट्यूब पे अगर वीडियो देखेंगे, गार्बेज क्लिनिक प्रवीण नायक या गार्बेज क्लिनिक गाड़ी वाला आया डालेंगे तो उसमें आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। ओके। ये सर टू बी ऑनेस्ट मुझे भी नहीं पता थी ये बात, तो मैंने कभी देखा नहीं वीडियो। थोड़ा सा अलग सोच के साथ काम करने का प्रयास किया है और लोगों को इसमें भारी समर्थन हमें मिला है और आगे भी जरूरत है। बिल्कुल मिलेगा। जब तक देश के लोग हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे, हम शायद गांव-गांव तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से भी हम ये चाहते हैं कि लोग जुड़े और हर गांव में, हर शहर के अंदर एक गार्बेजोलॉजिस्ट तैयार जरूर हो। बिल्कुल हो। और सर गार्बेजोलॉजिस्ट जो अभी आपने मशीन वगैरह बताई, तो एक और मेरे दिमाग में एक चीज़ आई थी कि जब कोई मशीन लगाएगा, ये चीज़ कंपोस्ट करेगा वर्मी कंपोस्ट, तो क्या उसमें कार्बन एमिशन का कोई, CO2 एमिशन का कोई इशू नहीं, पोल्यूशन का कोई इशू है? ये नेचुरल प्रोसेस है जो हम जरूर आप लोगों को बताना चाहेंगे, साझा करना चाहेंगे कि कंपोस्ट बनाने का जो नेचुरल तरीका है, कंपोस्ट एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं और खाना डाइजेस्ट होता है, उसी तरीके से जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग ही डिकम्पोज होता है। जो बैक्टीरिया है वो उसको डिकम्पोज करने का काम करते हैं। तो जो सिस्टम की मैंने आपसे बात की वो एरोबिक कंपोस्टर्स हैं और उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही वो मटेरियल डिकम्पोज होता है। ओके। लेकिन ऑक्सीजन का फ्लो इस तरीके से ओरिएंट किया जाता है ओरिएंटेशन के थ्रू कि वो टाइम पीरियड काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। लगभग 20 दिन में आपको कंपोस्ट मिलना चालू हो जाता है। ओके। 20 दिन में स्टार्ट हो जाता है। 20 दिन में आपको पहला बैच मिलना चालू हो जाता है। आप डेली उसमें अपना गीला कचरा, ऑर्गेनिक वेस्ट डालिएगा और डेली आपको कंपोस्ट उसमें से उपलब्ध होता रहेगा। और जब अगर कोई स्टार्ट करना चाह रहा है, जैसे मशीन मिल गई उसको, अभी मिल गया, तो जैसे अब क्या परमिशन की भी जरूरत होती है रेंट के लिए या फिर इसे करने के लिए, वेस्ट कलेक्शन के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। ये चूँकि काम नगर पालिकाओं का है, ग्राम पंचायतों का है, तो आप को अगर ज़मीन चाहिए तो ज़मीन ऑलरेडी नगर पालिकाओं के प्लान में है। आप उनके माध्यम से काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि दोनों ये पब्लिक से रिलेटेड काम है। तो कहीं ना कहीं आप अगर जब पब्लिक डोमेन में जा रहे हैं तो नगर पालिका के साथ कनेक्ट होना या ग्राम पंचायत के साथ कनेक्ट होना आपको एक एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड कराएगा।
आप इसको चाहें तो प्राइवेट वेंचर के रूप में भी शुरू कर सकते हैं। ओके। लेकिन अगर इसको सस्टेनेबल बनाना है, प्रॉफिटेबल बनाना है, तो नगर पालिकाओं के साथ अच्छा, जुड़ना तो उनके साथ जुड़ के प्रॉफिटेबल कैसे बनेगा? थोड़ा सा देखिए, जब नगर पालिकाओं के साथ आप जुड़ते हैं तो आपको फिर यूजर चार्ज कलेक्ट करने का भी अधिकार मिल जाता है। भारत सरकार और राज्य सरकार के अनुसार जो लोग कचरा पैदा कर रहे हैं हाँ, या कचरे के लिए सर्विसेज ले रहे हैं, ले रहे हैं। तो उनको उस कचरे की सर्विस के अगेंस्ट कोई पेमेंट करना होता है। 50 रुपये अमूमन एवरी घर को देना होता है और लगभग 100 रुपये हर दुकान को देना होता है। तो इस चीज़ के लिए यूजर फीस, बिकॉज दे आर जनरेटिंग द वेस्ट Waste, okay. बट दे आर नॉट डिस्पोजिंग। ओके, So- तो मतलब कचरा पैदा करने के लिए उनको पैसे कचरा पैदा कर रहे हैं लेकिन अपना कचरा खत्म भी आपको ही करना है। आपको करना है, तो उसके लेकिन आप खत्म करने का आपके पास कोई अरेंजमेंट नहीं है। तो जो लोग आपके कचरे को प्रोसेस कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, दे विल गेट द बेनिफिट। ओके। अगर नगर पालिका कर रही है तो नगर पालिका ये चार्ज लेगी। अगर नगर पालिका नहीं करती है, कोई अपना स्टार्टअप लगाता है, तो वो पैसा नगर पालिका से ले सकता है। ओके, ठीक है, तो एक साइकिल बन सकता है यहाँ पर। बिल्कुल। तो ये एक बिजनेस मॉडल के रूप में लोग लेके आ सकते हैं और इससे अपने खुद भी रोजगार पैदा कर सकते हैं और अपने साथ एक टीम को जोड़ के। जब आपने स्टार्ट किया कितने लोगों की टीम थी सर? देखिए, जब हमने शुरू किया था तो इसमें मैं और मेरी वाइफ ने शुरू किया था। फिर हमारे एक बचपन के मित्र हैं अनुराग भाई, वो भी आईटी कंपनी के कंट्री में हेड थे, अच्छा, यूएस बेस्ड कंपनी के इंडिया में हेड थे। Okay. वो और उनकी धर्मपत्नी है, वो भी इस कंपनी में एज ए डायरेक्टर हमारे साथ हैं। Okay. तो टोटल अब हमारी 4 डायरेक्टर्स की 4 टीम है और बाकी अक्रॉस द इंडिया हमारे साथ अभी सैकड़ों लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो एक प्लांट में लगभग कितने लोग को एम्प्लॉयमेंट देते हैं? देखिए, डिपेंड करता है कैपेसिटी के ऊपर और कितने कैचमेंट एरिया है, कितनी बड़ी साइज का वो प्लांट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी मैन पावर की आवश्यकता है। अच्छा, तो मैंने ये भी सुना था कि जब आपने स्टार्ट किया था तो पैसे नहीं थे, तो फिर आपने ज्वेलरी आपको बेचनी पड़ी थी। तो देखिए, क्या story थी वो? होता क्या है कि जो नौकरी करना बड़ा आसान काम है। जब हम नौकरी कर रहे होते हैं तो हम हमेशा अपने बॉस को गालियाँ देते हैं लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो नौकरी करता है व्यक्ति, उसको कम टेंशन होता है। जो एंटरप्रेन्योरशिप में लोग आए हैं उनके पास बहुत सारे टेंशन होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी होती है। पूरी टीम को मैनेज करना, मेंटेन करना, उनकी सैलरी को देखना, मार्केट में पैसे का अरेंजमेंट करना, ये बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। इन्वेस्टर्स को हैंडल करना, तो हमारे साथ भी यही था क्योंकि हम लोग नए थे, फील्ड में कंसेप्ट था, सारा कुछ आइडियाज़ था, मार्केट में डिमांड भी थी, सब कुछ था। लेकिन ज़्यादातर डिपेंडेंसी गवर्नमेंट के साथ होती है और गवर्नमेंट कभी भी किसी फ्रेशर को काम नहीं देती, क्योंकि गवर्नमेंट की अपनी लिमिटेशन है। गवर्नमेंट के सारे काम टेंडरिंग के माध्यम से होते हैं और टेंडर कभी भी किसी फ्रेशर को, मार्केट में नए प्लेयर को नहीं मिलता है। ये चैलेंज था हमारे साथ, तो हमने लगभग 2-3 साल में कोई काम मिला नहीं। तब तक हमारे पास जितना नौकरी के दौरान जमा पूंजी थी वो खत्म हो गई थी। मेट्रो सिटी में रहने के अपने चैलेंजेस होते हैं, रेगुलर खर्चे होते हैं, बच्चे की फीस जानी होती, घर की इंस्टॉलमेंट, गाड़ी की इंस्टॉलमेंट, तो ये सब धीरे धीरे जाते जाते फिर स्थिति ऐसी आ गई थी कि चीज़ें निकल गई हाथ से। और शायद हम भारत के पहले ऐसे कपल हैं जिन्होंने, आज लोग कचरे से सोना बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने अपने सोने को कचरे के काम में लगाया था। ये स्थिति निर्मित हो गई थी। ओके, तो इस चीज़ को लेकर आपकी वाइफ ने मतलब एक बार भी सेकंड थॉट नहीं दिया, आपके घर वालों ने सेकंड थॉट नहीं दिया, उन्होंने कुछ बोला या ठीक है आप कर लो? देखिए, आज अगर गार्बेज क्लिनिक भारत की एक रेपुटेड कंपनी बन के आई है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो मेरी धर्मपत्नी है प्रगति, उनका ही सबसे बड़ा योगदान है। और ये बात बिल्कुल सही है कि एक सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे कहीं ना कहीं किसी न किसी महिला का हाथ होता है। तो आज गार्बेज क्लिनिक बेशक शुरुआती दौर में स्ट्रगल के फेज में रही है। भारत की आज जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उनके साथ गार्बेज क्लिनिक एक रेपुटेड ब्रांड के रूप में इस्टेब्लिश्ड है। मतलब भारत में कचरे को एक ब्रांड के रूप में लाने का काम गार्बेज क्लिनिक ने किया है। तो चाहे द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो, टेरी हो,
चाहे नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया हो, IIT दिल्ली हो, या अदर यूनिवर्सिटीज़ हों, लाइक अभी अमेठी यूनिवर्सिटी ने अपना जो स्टार्टअप प्रोग्राम शुरू किया है, सो आई एम ऑन दैट बोर्ड। ओके। और सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी हो, तो इन लोगों ने अब जो स्टार्टअप की डायरेक्शन में भारत मूव कर रहा है, बिल्कुल। तो उसमें एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन के ऊपर अगर गार्बेज क्लिनिक पहुंचा है, तो यस, कहीं ना कहीं मैडम का तो हाथ है, प्रगति मैडम का, उनका नाम ही प्रगति है। हाँ बिल्कुल, तभी आज गार्बेज क्लिनिक इतनी प्रगति कर रहा है, बिल्कुल। प्रगति के साथ, बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा है। और फ्यूचर में कहाँ देखते हैं अपने गार्बेज क्लिनिक को, और फ्यूचर क्या क्या विजन है आपका फ्यूचर तो आगे आगे आने वाले 5-10 सालों में कहाँ बिल्कुल। देखना चाहते हैं? अभी देखिए, काफ़ी बड़ी कंपनीज हैं जो गार्बेज क्लिनिक जिनके साथ एसोसिएशन में आ रही है। जापान की कंपनी है इंडो एनवायरो, जिन्होंने एशिया का एक बहुत बड़ा प्लांट जो है इंदौर में लगाया है। लगभग 700 मीट्रिक टन का प्लांट है, इसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया था। तो उनको भी अभी कुछ असाइनमेंट भारत के अंदर आ रहे हैं, तो क्लोजली हमारे उनके साथ डायलॉग चल रहे हैं। दूसरा, जो नई टेक्नोलॉजीज देश के अंदर आ रही हैं, लाइक अभी जो मिक्स कचरा है, इससे चाहे कोल बनाने की बात हो, या जो बड़े बायोमिथेनाइजेशन की प्लांट की बात हो, या अगर कंपोस्टिंग के हैं, तो कंपोस्टिंग की आज की डेट में जो भारत के अंदर कैपेसिटी है, मशीनों की कैपेसिटी है, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम उनकी 500 किलो या 1000 किलो की है। गार्बेज क्लिनिक इज ओनली द कंपनी जो लगभग 5000 किलो वेस्ट गीले कचरे को प्रोसेस करने की मशीनें बना चुकी है। ओके, अभी आपके प्लांट्स में इतनी कैपेसिटी है। हमारा गीले कचरे का जो प्लांट है, वो तकरीबन 25,000 लोगों का कचरा प्रतिदिन निस्तारण करने का काम कर सकते वो सोसाइटी में लगे कंटेनर वो भी कर सकते हैं ये चीज़? नहीं, सोसाइटी वाले की कैपेसिटी कम है। ये तो मैंने डिसेंट्रलाइज वेस्ट मैनेजमेंट की बात की आपसे। इवन जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के अंदर है, वो हमारी 2000 किलो गीले कचरे को निपटाने का सिस्टम डिप्लॉय है ऑलरेडी, इसको हम चला रहे हैं। 5000 किलो कचरे को निस्तारण करने का प्लांट ऑलरेडी हम लोगों का कमीशन अभी होने वाला है। बहुत ही अच्छा जा रहा है। आई गेस फ्यूचर में और भी ग्रो करे गार्बेज क्लिनिक, और ऐसे और भी गार्बेज क्लिनिक और हमारे हर घर में, हर मतलब हर गांव में, हर शहर के अंदर ऐसे गार्बेज क्लिनिक बनने चाहिए। और डे विल कम, एक दिन ऐसा आएगा, जैसे हर जगह हॉस्पिटल्स होते हैं। सरकार ने शुरुआत की है, सरकार का नाम थोड़ा सा दूसरा है, सरकार ने MRF सेंटर बनाने की डायरेक्शन में प्रयास करना चालू किए है, इसको मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी वो बोलते हैं, जिसके अंदर शायद गीले कचरे का निस्तारण नहीं होता है। हमारा जो सेंटर है, उसके अंदर आपका सूखे का भी निस्तारण होता है और गीले का भी निस्तारण होता है। सो इट इज बेसिकली अ सॉल्यूशन टू मैनेज द बोथ काइंड ऑफ वेस्ट इन अ सिंगल सेंटर, दैट इज नोन एज गार्बेज क्लिनिक। तो अगर आप किसी को बोलना तो आपसे भी उनको कॉन्टेक्ट करने की जरूरत है? बिल्कुल, आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और आपसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन लोगों को भी लगता है कि उनका कुछ दायित्व तो बनता है पर्यावरण के प्रति, सोसाइटी के प्रति, उनको खुद भी आत्मनिर्भर बनना है और दूसरे लोगों को भी आत्मनिर्भर बनाना है, तो ऐसे लोग भी संपर्क कर सकते हैं। और सोशल मीडिया पर भी आपको गार्बेज क्लिनिक के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फेसबुक पेज है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, इसके ऊपर भी आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अच्छा है सर, बहुत अच्छा, थैंक यू आपने ये करने के लिए कि आप आगे से आपने बोल दिया कि आप सपोर्ट कर सकते हैं, आप भी अपनी लोगों को इनवाइट करने के लिए, आपसे बात करने के लिए। और ये तो गार्बेज क्लिनिक की बात हो गई। अगर हम थोड़ा इंडिया की बात करें, तो आप इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर काफ़ी टाइम से घूम पे है, इसको आप कहाँ देख रहे हैं, कहाँ मूव कर रहा है स्टार्टअप कल्चर, एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर? क्या आपको लगता है इसके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आपका? देखिए, भारत जो है इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाला देश है। दूसरा, आप किसी से भी बात करेंगे तो वो आपसे हमेशा समस्या की बात करेगा, प्रॉब्लम की बात करेगा। तो मेरा ये मानना है कि भारत में अपार समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याओं का देश है भारत। आप किसी भी भारत की एक समस्या को उठाइए, उसका सॉल्यूशन प्लान करिए, सॉल्यूशन के साथ उसका इंटीग्रेटेड मॉडल बनाइए,
उसके अंदर सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करिएगा ओके। और एक रेडीमेड सॉल्यूशन निकाल के दे दीजिएगा। वो आपको अपने आप में एक स्टार्टअप है। हाँ, और भारत के अंदर स्टार्टअप की अपार संभावनाएं हैं, और संभावना है, बिल्कुल। क्योंकि अभी भारत डेवलपिंग कंट्री है। Developing phase में। आप और यूथ के पास किसी भी डोमेन को, किसी भी अनटच्ड फील्ड को अगर वो पकड़ के आगे बढ़ जाता है तो उसका स्टार्टअप का सक्सेस होना, हाँ ये जरूर है कि आप पूरा प्लान हवा में मत बनाइए। आप पूरे प्लान को पहले कागज पे उतारिए, कागज पे उतारने के बाद उसका प्रॉफिट एंड लॉस चेक करिए। आप उसमें अपने साथ कुछ एक्सपर्ट्स को जोड़िए, कुछ, क्योंकि हर आदमी को हर चीज़ की नॉलेज नहीं हो सकती। बिल्कुल। उसमें आप किसी जिसको फाइनेंस की नॉलेज हो, अपने अंदर एक लीडरशिप स्किल डेवलप करिए कि आपका जो प्लान है वो आप दूसरों के सामने पूरे अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकें। और भारत सरकार और राज्य सरकारें भी आज की डेट में काफ़ी प्रोग्राम भी चला रही हैं, तो आप सरकारों की बड़ी मदद ले सकते हैं इसमें। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया कि बीच में जुड़ सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर। प्रॉब्लम बस एंटरप्रेन्योरशिप नथिंग बट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। अगर आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, अच्छे से उसका सॉल्यूशन ढूंढ पा रहे हो, बस अगर उस पर अगर आप अच्छे हो तो देन यू आर मैन। बिल्कुल। लाइक गार्बेज क्लिनिक में हमने मल्टीपल प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की। एक बेरोजगारी की समस्या है, उसको भी इसके अंदर सॉल्व किया है। कचरे की समस्या है, उसको भी सॉल्व किया है। एनवायरनमेंट को लेके जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व किया है। आईटी के लोग हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनके लिए भी प्लेटफॉर्म मिल गया इसके अंदर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रोग्राम इसके अंदर आ गया। सोशल रिफॉर्मिंग का भी प्रोग्राम इसके अंदर आ गया। तो इस तरीके से कई लोगों के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म देने का काम जो है वो, इसमें ब्रांड ओनर्स हैं, ऐसे लोग भारत सरकार के की जो नई नीति आई है कि जो लोग ऐसा कचरा पैदा करते हैं जिसके ऊपर उनकी कोई ब्रांडिंग है, उनको अपना कचरा खुद उठाना है। अगर वो अपना कचरा नहीं उठाते तो जो इस चीज़ की सर्विस दे रहा है या उनको अपना कचरा उठा के खुद प्रोसेस करना है, लाइक हल्दीराम है, नमकीन का पाउच है तो हल्दीराम को खुद उठाना है और खुद ही उसको रिसाइकिल करना है। पेप्सी है, लेज है, थम्स अप है, जो ये सारे बड़े ब्रांड्स हैं, नेस्ले है, तो इनको अपना गार्बेज खुद प्रोसेस करना है। अब इनको प्रोसेस करने के लिए एक मैकेनिज्म चाहिए, पूरा सिस्टम चाहिए। इस सिस्टम को भी अगर हमने गांव लेवल पे लोगों को अवेयर कर दिया, जागरूक कर दिया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो इन सारे के सारे सिस्टम को कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिप्लॉय किया जा सकता है। बिल्कुल सर, सही बात बोली। अगर अवेयरनेस हो तो ये जो मॉडल है ये एक छोटे से गांव ढाणी जहाँ 5000 लोग भी रहते हैं वहाँ पर भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जहाँ 5 करोड़ लोग रहते हैं दिल्ली जैसे शहर में, वहाँ पर भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो सबके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो लोग कुछ नया करना चाह रहे हैं। जो एनवायरनमेंट को पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी समस्या है, एक तरह से उसका भी एक तरह से कहीं हद तक सोल्यूशन है एक लेवल पे, कुछ लेवल पे। तो अगर वो उस चीज़ में काम करना चाह रहे हैं तो वो भी गार्बेज क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। जो लोग एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाह रहे हैं वो भी गार्बेज क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट जो किसान है, अगर किसानों के पास अपना खुद का नेटवर्क है, वो हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ के अपने ऑर्गेनिक की मार्केटिंग कर सकते हैं। इसको हमने लोकल फॉर वोकल से जोड़ा है। तो वो अपने ऑर्गेनिक जो उनका प्रोडक्शन है या जो भी प्रोड्यूसर्स हैं ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर, वो अपने माल की डिलीवरी डोर टू डोर करवा सकते हैं। बिकॉज डोर टू डोर का जो सबसे बड़ा नेटवर्क है वो गार्बेज क्लिनिक है। सो डोर टू डोर का ये कर सकते हैं। और जो लोग अपनी सोसाइटियों में प्लास्टिक इकट्ठा करवा सकते हैं, इवन सिंगल यूज प्लास्टिक क्यों ना हो, मल्टी लेयर चॉकलेट के रैपर्स, कुरकुरे के पाउच या हल्दीराम के पाउच, इनको भी आप इकट्ठा करवा के गार्बेज क्लिनिक के पास भिजवा सकते हैं ऑल ओवर इंडिया से, कहीं से। तो ये कहाँ भिजवाएं आप अगर भिजवाना हो तो किसी को? वो एड्रेस आप के थ्रू मिल जाएगा उनको। ठीक है, आपके थ्रू भी मिल जाएगा, गार्बेज क्लिनिक के साइट से भी मिल जाएगा। ठीक है। और आप अपने प्रोग्राम में मोबाइल नंबर भी आप हमारा पोस्ट कर सकते हैं, ईमेल आईडी भी पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो जो भी व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं वो एटलीस्ट बजाय सेमिनार में जाने के आप अपने गली मोहल्ले का, अपने घर का भी प्लास्टिक अगर हमारे पास भेजते जाएंगे तो भी एक बहुत बड़ी समस्या को हम एड्रेस कर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात बोली सर आपने। अगर
एक एक, क्योंकि शुरुआत जो होती है एक इंसान से होती है। हाँ, आप यहाँ बिल्कुल पर बेशक शुरुआत एक घर आप से ही बेशक होती है। इस चीज की चिंता मत करिए कि आपका पड़ोसी क्या कर रहा है। हाँ, हाँ। आप अपना ध्यान रखिएगा। हाँ। आप अपने घर में निकलने वाले प्लास्टिक को बिल्कुल। चैनलाइज कर दीजिएगा गार्बेज क्लिनिक से। हाँ। आपके माध्यम से इस चैनल के और जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनसे भी हमारा निवेदन है कि इस प्रोग्राम को आप आगे भी सब्सक्राइब करके इसको आगे बढ़ा आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। और सर एक कोई फाइनल एडवाइस अगर आप देना चाहें यूथ को या फिर जो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको, अपनी लाइफ लेसन से जो आपने सीखा है। देखिए, आप सब लोगों को मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि आपके घर में जो कचरा है आप उसको सेग्रीगेट करें, गीला अलग करें, सूखा अलग करें। और ऐसा कचरा भी हमारे घर में निकलता है जिसको शायद हम छूना भी पसंद नहीं कर सकते। बच्चों के डायपर्स हैं, सैनिटरी पैड्स हैं लेडीज़ के, इनको आप अलग रैपर में अलग करके रखें। इसको अपनी आदत बनाएं। अभी आप ये मत सोचिएगा कि जो कचरा गार्बेज कलेक्टर आ रहा है वो इसको मिक्स करके ले जा रहा है। आप अपना काम करिए, उसको भी अपना काम आगे आने वाले टाइम में करना ही पड़ेगा। कर भी रहे हैं, वो भी हमारे जैसे स्वच्छता कर्मी है। क्योंकि आप सोचिए कि जो आपके घर का गार्बेज है उसको कोई आदमी अपने हाथ से अलग कर रहा है। बिल्कुल सर, है ना? तो आपको इस चीज़ में जब सोचना पड़ेगा। जब वो हमारे घर का कचरा अपने हाथ से अलग कर सकता है तो एटलीस्ट हम तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल। हमारे घर का। दूसरा, यूथ के लिए हमारा मैसेज ये है कि आप की देश को ज़रूरत है। हर काम देश के प्रधानमंत्री नहीं कर सकते हैं। आप ऐसे ऐसी चीज़ें सोचिए, आपके दिमाग में जो आइडियाज़ आते हैं आप उस पर थोड़ा सा रिस्क लीजिएगा। नहीं हो सकता तो थोड़ा सा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आप उसको करने का प्रयास करिएगा, छोटे रूप में करने का प्रयास करिए, उसकी सक्सेस देखिएगा। और क्योंकि अब धीरे धीरे सरकारी नौकरियां मार्केट्स में नहीं होंगी और भारत की अगर इकोनॉमिकल ग्रोथ बढ़ानी है, आगे बढ़ना है देश को, तो इसमें इंडिविजुअल हर आदमी का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। तो यही हम संदेश। और भारत में दुनिया का सबसे बड़ा देश और सबसे ज़्यादा यूथ वाला जो देश है वो भारत है। अभी सर भारत के पास जो अपॉर्चुनिटी है ना वापस से वर्ल्ड लीडर बनने की, बिल्कुल बन सकता है। क्योंकि नहीं बाकी मिली। देशों में जो लोग हैं उनकी एज एक सर्टेन एज से ज़्यादा हो हाँ, चुकी है। बिल्कुल। और ह्यूमन रिसोर्स जो है वो किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा एसेट होता बड़ा है। रिसोर्स है। तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स है इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना आज देश की भी देश तो कर ही रहा है, हम सबकी जिम्मेदारी और हमारे आसपास के लोगों की जिम्मेदारी है। आपके अंदर जो 5 स्किल हैं, मैं यूथ को संदेश देना चाहता हूँ। आपके अंदर 4-5 बड़ी स्किल होती हैं। सबके अंदर आपको गाड़ी चलाना आता है, आपको मोटरसाइकिल चलाना आता है, आपको साइकिल चलाना आता है, ये आप उसको सिखा दीजिएगा। या इस टाइप की और आपके पास 10, 12, 20, 25 स्किल होंगी जो दूसरे को नहीं आती। हमने लगभग 28 महिलाओं को 4 व्हीलर चलाना सिखाया था। अच्छा। उन लोगों को जिनको हमने उनकी झुग्गी झोपड़ी से निकाला था। ओके। तो मेरे को गाड़ी चलानी आती है, मैंने फ्री में उनको गाड़ी चलाना सिखा दी। यानी उनकी एक स्किल डेवलप हो ट्रेनिंग प्रोग्राम में। ट्रेनिंग प्रोग्राम में। अच्छा। आपको अगर कंप्यूटर चलाना आता, आप किसी और को भी कंप्यूटर चलाना सिखा दीजिएगा। बिल्कुल सर। तो ये ऐसी चीज है जो, और आप अगर किसी की स्किल डेवलप कर देते हैं तो वो आदमी भूखो नहीं मरेगा। बिल्कुल। स्किल का जो एक शिक्षा है वो सबसे बड़ी शिक्षा है। किसी को बिल्कुल। शिक्षा देना, किसी को सिखाना कोई चीज, एजुकेशन, किताबी ज्ञान एक उससे बात बड़ा है, लेकिन donation आप नहीं हो सकता। बिल्कुल आप स्किल डोनेट करिए। हाँ, इसके डोनेशन से बड़ा डोनेशन कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी। क्योंकि अगर आप पैसा दे दोगे एक बार, वो खर्च कर दिया खत्म हो जाएगा। आप किसी को मछली पकड़ना सिखाइए, मछली खाना मत सिखाइए। हाँ, बिल्कुल सर। बहुत सही बात बोली आपने। अगर वो पकड़ना सीख जाएगा तो अपने आप से खुद से वो चीज़ हमेशा के लिए फिर उसके लिए आसान हो जाएगा। बिल्कुल। तो बाकी हमारी भी और समझदार है इस मैसेज को आई गेस वो समझ जाएंगे। सो या थैंक यू सो मच सर, प्रवीण सर। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं मतलब बता नहीं सकता, गूज बम्स आ रहे हैं आपकी स्टोरी को सुनकर। जो आपने बताया गार्बेज स्टोरी, आपकी गार्बेज क्लिनिक की, तो मैं खुद इंस्पायर हो गया। और मैं भी कोशिश करूँगा अपने खुद के लेवल पे, अपने फैमिली को भी बोलूँगा कि अपने घर में, और कि ये जो आपने बोला सेग्रीगेट करने का, कचरा सेग्रीगेट करने का, प्लास्टिक वेस्ट को यहाँ तक पहुँचाने का, तो मैं अपने लेवल पे भी कोशिश करूँगा जितने लोगों तक मैं अपने डायरेक्टली पहुँचा सकता हूँ, डायरेक्टली उन लोगों तक पहुँचाऊँगा। और अपने चैनल के माध्यम से भी मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को सुने और इस चीज़ को पे अमल करें। सुन के निकल जाना इज़ अ डिफरेंट थिंग,
वो उनकी चॉइस है, बट मैं चाहूँगा कि अमल करें लोग, ताकि ये प्रॉब्लम है वेस्ट मैनेजमेंट की, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वर्ल्ड वाइड। इसकी वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही है और करनी पड़ेगी भी आगे भी। हाँ, इसको प्रॉब्लम ना तो- समझ के आप एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ले। अपॉर्चुनिटी के रूप में लेकर, इट्स अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल इट्स एन अपॉर्चुनिटी, इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में लेकर हम इसको साथ में मिलकर सब एक साथ जुड़कर वापस से वन इन यूनियन होकर इसको सॉल्व करते हैं। सो या थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम निकाल कर यहाँ आने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आई होप आपको भी मजा आएगा। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? थैंक यू, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। आप लोग इसको प्रोग्राम को देखिए और अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।